गाइस एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करता हूँ आपसे मैं आज, बड़ी इंटरेस्टिंग एक पॉइंट बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये ना इस बात को बताता है कि जब हम स्केल करते हैं ऑपरेशंस, किस तरह के ऑपरेशन स्केल हो सकते हैं, और इसका मतलब इसका हमारे पे फ़र्क क्या पड़ता है बिजनेस पे और बिजनेस की इवैल्यूएशन पे। ठीक है ना, या स्ट्रीमलाइन प्रोसेस अगर स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस है बिजनेस के, तो उसकी वैल्यू ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है, और अगर स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस नहीं है तो उसकी वैल्यू बड़ी कम होती है। तो उसके हिसाब से मैं एक रिडल आपसे एक रिडल करता हूँ, रिडल पूछता हूँ। सो द रिडल इज, मान लीजिए एक एक रेस्टोरेंट है, उसकी $1 मिलियन सेल है, और उसका जो नेट प्रॉफिट है वो 600 के है। तो उसकी वैल्यू क्या है? सो दैट्स वन। दूसरा, लेट्स से एक मैकडोनल्ड्स है। अब मैंने जो पहले बोला ना इंडियन रेस्टोरेंट बोला, मैंने बोला इंडियन रेस्टोरेंट, लाइक नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट होते हैं ना, जैसे टिपिकली लोग चला रहे होते हैं, उसकी बात करूँ। उसकी 1 मिलियन सेल है और उसका नेट प्रॉफिट 600 के है, सॉरी अबाउट 400 के है। ठीक है, सो 1 मिलियन सेल है, 1.1 1.2 मिलियन सेल है, और 4.4500 के उसका प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है। तो उसकी वैल्यू क्या है? दैट्स वन। दूसरा, एक मैकडोनल्ड्स है, उसकी भी 1.2 मिलियन सेल है, एंड उसका जो नेट प्रॉफिट है उसकी 150 120 ऐसे है उसकी से उसका प्रॉफिट। तो उसकी वैल्यू क्या है? दोनों की वैल्यू कितनी है? तो आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहेंगे कि जो अपना ये इंडियन रेस्टोरेंट है ना, इसकी जो वैल्यू है सिर्फ 70,000 80,000 100,000 है, बस दैट्स इट। इसकी वैल्यू कुछ नहीं बढ़ी हुई, क्योंकि इनके प्रोसेसेस स्ट्रीमलाइन नहीं है। ठीक है ना, ओनर ओनर खुद ऑपरेट करते हैं। ठीक है, यानी कि ओनर सारा काम भी करते हैं, प्रोसेसेस भी स्ट्रीमलाइन नहीं है। प्रोसेस जब स्ट्रीमलाइन नहीं ना होते तो ओनर को ऑपरेट करना ही पड़ता है। तो जो ओनर ऑपरेटर मोड में कह रहा हूँ उसमें इसका मतलब कि प्रोसेस ही स्ट्रीमलाइन नहीं है, तो ओनर को ही ऑपरेट करना पड़ रहा है सारा काम। ओनर खुद जाता है, इनफैक्ट वो हो सकता खुद ही सब्जी भी काटता हो, खुद ही खाना भी बनाने में हेल्प करता हो, खुद ही सर्व भी करता हो, कभी कभी वेटिंग भी करता हो, खुद ही बिलिंग भी करता हो, खुद ही सब कुछ करता हो। तो ऐसे से ऑपरेशन चला के, अच्छा हो सकता है उसने कोई बंदा रख लिया वेटर, लेकिन फिर भी सारा कुछ स्ट्रीमलाइन नहीं है। तो वो उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी जितनी मर्जी हो वो, और एक आधे उनके पास बंदे भी होते हैं, और एक शेफ जरूर होता है उनके पास, एक वेटर जरूर होता है, तब भी वो स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन नहीं है, और वो हेडेक ही प्रोड्यूस करने वाला ऑपरेशन है। और मंडे टू सैटरडे, मंडे टू आपको पता है 7 दिन काम होता है उसमें तो, और 7 दिन में भी एक फंडा होता है कि कोई बैकअप नहीं है, कभी कभी भी अचानक काम करना पड़ जाता है, और ओनर को भी आना पड़ जाता है। ओनर ने सारा, कई बार कहीं जगह पे स्टाफ नहीं मिला तो ओनर खुद ही काम कर रहा होता है, तो उस तरह से करके काम चलाया होता है। ठीक है ना, और कभी केटरिंग भी करनी पड़ती है, तभी जाके पैसे बनते हैं। तो केटरिंग में तो जाके घरों में जाके खाना भी लगाना पड़ता है। तो इस तरह से करके पूरा ये रेस्टोरेंट बिजनेस है। और ये रेस्टोरेंट जो इंडियन रेस्टोरेंट जो होता है, या पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, या कोई भी रेस्टोरेंट जो ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट या साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, इसका मतलब उसकी वैल्यूएशन कुछ नहीं है। उसकी वैल्यूएशन सिर्फ उसके बर्तन है, उसके बर्तन, उसका फ्रिज जो उनके पास है, उसके ऊपर उसकी वैल्यूएशन होती है। उनके पास अगर एक आधा लाइसेंस है, वाइन का लाइसेंस है या बार का लाइसेंस है, उसके हिसाब से उसकी वैल्यूएशन हो जाती है, जो 60 70 80 हज़ार आती है। अगर कोई बंदा इससे ज़्यादा मांगे, आप दो ना, आप अपना नया ले लो। ठीक है ना, ये बड़े ही शेफ डिपेंडेंट भी है। शेफ चला गया, इनका टेस्ट चेंज हो गया, राइट। तो सारा प्रोसेस कहीं भी स्ट्रीमलाइन नहीं है, इनकी वैल्यू कुछ भी नहीं होती। ऑन द अदर हैंड, जो आपने मैकडॉनल्ड्स बोला, वो एक स्ट्रीमलाइन बिजनेस है, वो एक स्ट्रीमलाइन बिजनेस है। उसकी जो सप्लाई चेन है वो कम्प्लीटली मतलब सेट है। उसका जो लेबर, जो उसका वर्क फोर्स है, वो सारी की सारी प्रॉपरली मैनेज्ड है। और अगर एक बंदा छुट्टी लेता है तो उसके इमीडिएटली उसकी उसकी रिप्लेसमेंट है। और मैनेजर उसमें काम करते हैं, मैनेजर उसको मैनेज करते हैं। दोज मैनेजर्स आर प्रोफेशनली ट्रेन्ड बाय द कॉर्पोरेशन, मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन, एंड दे आर सर्टिफाइड। एंड देन इवन द वेटर्स आर लाइक वेरी वेल ट्रेन्ड, एंड एवरीबडी इज वेरी वेल ट्रेन्ड, समझ रहे हो। तो उसका लेवल जो है वो फुल्ली मैनेज ऑपरेशन है। उसमें जो प्रॉफिटेबिलिटी कम है, उसकी रीसेल वैल्यू टू एन इन्वेस्टर इज वेरी हाई। एक इन्वेस्टर देखिए, $1 मिलियन लगाता है तो उसको 2% 2.5% ब्याज मिलता है, 20 25 हज़ार साल के मिलते हैं। तो इन्वेस्टर जब जब इन्वेस्टर करता है, यानी कि उसको खुद ना जाना पड़े सारा काम, उसने इन्वेस्ट किया पैसा, राइट। तो 7 8% 9 10% भी उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो उसकी जो वैल्यूएशन है ना, बहुत हाई है, अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियन के आसपास है। तो 2 मिलियन पे अगर 150 के प्रॉफिट आ रहा है, तो दैट्स लाइक 7.5% रिटर्न, एंड कैप रेट इज 7.5%। तो वो काफ़ी लोग पसंद करते हैं, तो उसकी वैल्यूएशन बहुत हाई होती है। ठीक है ना। मैंने जो नंबर्स हैं थोड़े फिक्टिशियस हैं। टिपिकली इनका रहता है कि इनकी 5 मिलियन सेल होती है, 3 2 3 मिलियन सेल होती है। इनका प्रॉफिट्स होते हैं मे बी एज ए सेट 7 8%। तो इनकी प्रॉफिट्स हो सकते हैं आराम से 200 250 के। बट वो एज ए सेट, वो क्योंकि फुली स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके जो वैल्यूएशन होती है, कई बार उनकी EBITDA के बाद होती है, वो बिफोर द दिस थिंग, तो उनकी EBITDA के बाद होती है उनकी से 500 600 के हो,
सो 500-600 के बाद EBITDA के पहले, राइट? तो EBITDA का मतलब होता है उनकी मॉर्गेज और सारी चीज़ें, राइट? तो मॉर्गेज के बाद हो सकता है उनकी प्रॉफिट उस तरह 200 के, तो जैसे 700 600 700 के, तो उनकी 5 to 7 to 6 to 7 उनकी EBITDA से प्राइस होती है, 5-6 टाइम्स, तो यानी कि 3.5 मिलियन हो गया। उनकी इस तरह से कैलकुलेशन होती है कि EBITDA के ऊपर कितना है। तो एनीवे, सो ये जो सी चीज़ है ना, ये थोड़ा सा एक मतलब समझने वाली बात है, जिसके कारण बहुत लोग ये गलती करते हैं इन अंडरस्टैंड द वैल्यूएशन ऑफ सम कंपनी इन अमेरिका। ऑल दिस इज अबाउट अमेरिका। ये वो लोगों के लिए है जो अमेरिका में आए हैं और अमेरिका में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको पैसा ही पैसा है, लेकिन उनको इन्वेस्ट करने का तरीका नहीं समझ में आ रहा। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा, मतलब ये मैं उनको लिए एनालिसिस करके उनके सामने रख रहा हूँ। थैंक यू। सेम एनालिसिस ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप के किसी भी कंट्री में चलेगा। ये जरूरी नहीं है दुबई में चले, पर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप के किसी भी कंट्री में चलेगा।